सर्वप्रथम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रणधीर कुमार सर, हमारे सम्मानित मुख्य वक्ता एडवोकेट श्री जितेंद्र पुरोहित सर, विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान शंभूनाथ झा साहब, देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े सभी राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारीगण, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय वेबिनार से जुड़े सभी सम्मानित प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रभात मिश्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आप सभी का राष्ट्रीय ऑनलाइन वेबिनार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कहा जाता है कि किसी राष्ट्र का भविष्य उसकी सीमाओं में नहीं, बल्कि उसके युवाओं के सपनों में, उसके नेतृत्व की दृष्टि में और उसके नागरिकों की संवेदनशीलता में बसता है। आज हम सभी ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श के लिए एकत्र हुए हैं, जो केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की दिशा भी निर्धारित करता है। हमारे आज के राष्ट्रीय वेबिनार का विषय है युवा नेतृत्व एवं मानवाधिकार, भारत के भविष्य में एनएचआरसीसीबी की भूमिका। यह विषय एक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि एक संकल्प, एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है जहां युवा जागरूक हों, नेतृत्व उत्तरदायी हों और मानवाधिकार प्रत्येक नागरिक के जीवन का अभिन्न हिस्सा बने। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे पास युवा की शक्ति है, वह अमूल्य संसाधन है जो किसी राष्ट्र के पास नहीं होगा और जो किसी राष्ट्र को उस ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इन्हीं टेम्परामेंट को ध्यान में रखते हुए हम सभी आज के इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास कई प्रश्न हैं कि हमारे युवा अपने कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं, वे न्याय, समानता और मानव गरिमा के मूल्यों को कितना समझते हैं, वे समाज के सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनने के लिए कितने तैयार हैं और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में हम उन्हें कितना सशक्त, कितना मार्गदर्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने और युवाओं को मानवाधिकार जागरूकता से जोड़ने के कार्य को लेते हुए हम आज के हमारे मुख्य वक्ताओं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष महोदय के माध्यम से इन्हीं सब बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सर्वप्रथम आज के इस विषय पर संबोधन के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार सर को आमंत्रित करूंगा। तत्पश्चात हमारे मुख्य अतिथि शंभूनाथ झा साहब अपनी बातें रखेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, कृपया आपका माइक ऑन करें और हम सभी को संबोधित करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात साहब। आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बिहार श्री शंभूनाथ झा साहब और इस वेबिनार के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री जितेंद्र पुरोहित साहब, हमारे विभिन्न प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों के पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रदेश के पदाधिकारीगण एवं समस्त साथियों को मैं आज के इस वेबिनार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वो विषय एक संवेदना का विषय है, एक संकल्प का विषय है। हम युवा, भारत एक युवा देश है और 70 करोड़ आबादी भारत की युवाओं की हो चुकी है लगभग, अगर संभवतः मैं सही हूं तो। लेकिन भारत जो जिस अवस्था में है, हमारे पास एक सबसे बड़ी पूंजी जो है वो युवाओं की पूंजी है भारत में। और युवाओं का मानवाधिकार के साथ संकल्पित जो आज का विषय है, युवा नेतृत्व और मानवाधिकार, यूथ लीडरशिप, जो युवा नेतृत्व की हम जब बात करते हैं, युवा नेतृत्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसलिए हो जाती है क्योंकि युवा किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ी शक्ति होती है। इनके जो विचार होते हैं, ऊर्जा होती है, वो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और जो सकारात्मक रूप से किसी भी कार्यों का निष्पादन करते हैं तो एक परिवर्तन का माध्यम बनती है और एक परिवर्तन को प्रशस्त करती है। मानवाधिकार हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जन्मसिद्ध अधिकार हैं। हमें शिक्षा, स्वतंत्रता, सभी प्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी देती है और हमारा कर्तव्य भी है। खास करके जब इस डिजिटल युग में, जब हम इस आज के इस डिजिटल युग में जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग पूरे भारत के लोग जुड़े हुए हैं। एक डिजिटल युग की ही एक परिकल्पना है और डिजिटल युग का ही एक सबसे बड़ा आधार है जो हम लोग आज सब मिल करके बैठ करके बात कर रहे हैं। और ऐसे में जब हम आज युवाओं की जो है जिम्मेदारियां और बढ़ गई है और खास करके जो समाज के शोषित, वंचित लोग जो हैं, वंचित समाज के जो लोग हैं, उन तक युवाओं की जो पहुंच है वो हम जागृत करते चले जा रहे हैं और युवाओं की
अगर कि आप हम एनएचआरसीसीबी को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माने तो युवाओं की एक बड़ी टीम हमारे बीच है जो मानवाधिकार के संरक्षण एवं संवर्धन में बहुत ही बेहतरीन भूमिका और बहुत ही उत्कृष्ट भूमिका निभा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक संस्था मानवाधिकार के कृत संकल्पित के लिए सब कुछ उत्कृष्ट कार्य कर रही हो, लेकिन मानवाधिकार के संरक्षण में जो हमारी एनएचआरसीसीबी और हमारी जो युवाओं की टीम है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सराहनीय है। हम सभी साथी जो मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, उनका एक नैतिक कर्तव्य भी है कि जो आज का विषय है, इस विषय पर अगर कि हम बात करें, तो हमारा एक नैतिक नैतिक कर्तव्य भी है कि हम मानवाधिकार के प्रति अपने जो हमारी एक सोच है, हमारी एक जो कर्तव्य है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाले जो जनरेशन्स हैं, उसके संरक्षण के लिए हमें मानवाधिकार को संरक्षित करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों पूर्व मैं कार्यक्रम में था, तो बड़ा एक बहुत ही अ, विद्वान व्यक्तित्व हमें मिले और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो मैं आप सभी से ज़रूर बोलना चाहूँगा। क्योंकि युवाओं की बात आती है और मानवाधिकार की बात आती है, तो ये बात आप सभी से डिस्कस करना और आप सभी को बताना मेरा नैतिक कर्तव्य भी है और यह आप सभी को जानकारी होनी भी चाहिए। बातें हो रही थी वो एक एक समय में वो मानवाधिकार के बहुत बड़े रक्षक के रूप में और बहुत बड़े अ, कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे और आज भी है और आज भी एक कलाकार के रूप में, एक्टिविस्ट के रूप में पूरे भारत में प्रचलित है। बातें होने लगी तो मैंने उनको कहा सर मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बड़ी अच्छी उनकी बात रही। मैंने बोला युवा और मानवाधिकार, ये थोड़ा-सा सोच समझ करके। अब युवा और मानवाधिकार ये बड़ा अब उसने इस बात को क्यों कहा इसके पीछे जो गहराई थी, जब हमने उसको बहुत निष्कर्षता से समझा, तो लगा उन्होंने कहा कि देखो मानवाधिकार का एक जो क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा है। मानवाधिकार किसी भी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। मानवाधिकार एक विषय जो है वो खुद में एक पुस्तक है और वो इतनी बड़ी विषय है जिस विषय पर काम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उसके पड़ाव है, विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं। जब आप किसी के अधिकारों की बात करोगे, तो आपको ही कुचलने की कोशिश की जाएगी। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, युवाओं को खास करके। तो मैं अपने इस वेबिनार के माध्यम से ज़रूर आप सभी को बताना भी चाहता हूँ, क्योंकि आप और हम सब युवा हैं। हमारे जो युवा जो लोग हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनको खास करके मानवाधिकार के क्षेत्र में आप जब कार्य कर रहे हैं, बेशक परिवर्तन के लिए कार्य करनी चाहिए, नेतृत्व के लिए कार्य करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन हमारी सोच ये भी होनी चाहिए कि उसके दायरे सीमित होने चाहिए। असीमित दायरे के ऊपर कभी भी आगे बढ़ कर के काम नहीं करने चाहिए। असीमित दायरे में आप जहाँ काम करेंगे, आपके साथ विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ होंगी। कई हमारे साथी इस चीज़ को झेले भी हैं और झेला भी गया है, कई प्रकार की चीज़ें देखने को भी मिली है। इसलिए हमारा जो दायरा है, उस दायरे से बाहर निकल के हमें काम करना नहीं है। मानवाधिकार कभी यह नहीं कहता है कि आप किसी के लिए प्रतिशोध के रूप में काम करें। मानवाधिकार यह कहती है कि मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप कार्य करें। मानवाधिकार के अ, हमारे जो मानव के अधिकारों का जो हमारा कर्तव्य है, जो विचार है, उसको विचार को जन-जन तक पहुँचाने के लिए कार्य करें। और अगर कि हम युवा के रूप में अगर कि इस कार्य को संकल्पित कर पाते हैं, हम इस कार्य को अगर अग्रसारित कर पाते हैं, तो इससे बेहतर और इससे अच्छी कुछ भी नहीं हो सकती है। और हम सभी का एक नैतिक कर्तव्य है और नैतिक हमारा मूल्य भी है कि हम समाज के नव-निर्माण में, मानवाधिकार के निर्माण में, बेहतर समाज के निर्माण में, तो ज़रूरी नहीं कि मानवाधिकार के निर्माण में, एक बेहतर और एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण में, हमारे आने वाले भविष्य बेहतर भविष्य के निर्माण में आपकी जो सकारात्मक योगदान आज जो होगी, वो आने वाले समय में दिखेगी और वो जो दिखेगी वो हमें पीढ़ियों तक हमारे आने वाले जनरेशन्स को कई चीज़ें देखने को मिलेगी। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और आज सबसे ज़्यादा मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे युवा वर्ग इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों से ग्रसित हैं, उनसे बचने की भी ज़रूरत है और युवाओं को एक सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण और भविष्य निर्माण तीनों के लिए हमें हमारी जो अपने राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, प्रभुता, देश और हमारा व्यक्तित्व जो हमारा है, युवा नेतृत्व का जो निर्माण है,
हमें जो विभिन्न प्रकार की जो जनहित के मुद्दे हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए सकारात्मक रूप से हमें आगे कार्य करना है। ये ध्यान ज़रूर रखें कि हमारा कार्यक्षेत्र और हमारा सकारात्मकता दोनों दिखनी चाहिए और उस क्षेत्र में हमें काम करने की ज़रूरत है और हमें बेहतर काम करते हुए आगे के लिए संकल्पित होने की ज़रूरत है। आज के इस वेबिनार में उपस्थित समस्त साथियों का पुनः मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और आज मैं हमारे जितने भी साथी हैं, हम ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आज का यह वेबिनार सभी के लिए बेहद ही मार्गदर्शक और बेहद ही अविस्मरणीय वेबिनार के रूप में सार्थक एक पथ देने के कार्य करेगी। मैं आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि महोदय का तहे दिल से पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभात साहब। जी। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस विषय पर मार्गदर्शित किया। अब हम वेबिनार के आगे बढ़ते हुए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष बिहार श्रीमान शंभूनाथ झा साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा। आप आएँ और आपके क्या अनुभव भी रहे हैं बिहार को लेकर और आप दूसरे राज्यों को भी क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? क्या चैलेंजेस हैं? और एनएचआरसीसी भी बिहार में भी और क्या आपका कार्यकाल में जो आपने महत्वपूर्ण एक्सपीरियंसेस सीखे हों, उनको दूसरे राज्य के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इन सभी विषयों पर आप अपनी बातें रखें। माननीय श्रीमान शंभूनाथ झा साहब। नमस्कार प्रभात सर। जी सर। इस वेबिनार में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर सर और आज के हमारे मुख्य वक्ता जितेंद्र पुरोहित जी एवं विभिन्न प्रांत से जुड़े इस वेबिनार में जितने भी पदाधिकारी हैं, आप सभी का आभार और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो उद्देश्य और इस वेबिनार का जो उद्देश्य है, युवा नेतृत्व एवं मानवाधिकार और भारत के भविष्य में मानवाधिकार एनएचआरसीसी की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष ने बहुत कम बहुत तो जो खास करके जितने भी के अधिकारी हैं जो अपनी कार्यप्रणाली और जो संस्था द्वारा प्रदत्त जितने भी पॉलिसी होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए। हम देखते हैं कि युवाओं का जो कंट्रीब्यूशन हमेशा से बिहार में अलग अलग प्रांतों में सराहनीय रहा है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है एनएचआरसीसी का जो मुख्य उद्देश्य है, हम कहीं न कहीं उससे वंचित हो गए। हमें उस उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करते हैं, हमारे लिए जो खास करके युवा है वो आम जनता के बीच एक सेतु का काम करे, मानवाधिकार की रक्षा, अपराध निवारण में खास करके जन जागरूकता का काम। तो जो युवा नेतृत्व है खास करके वो हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए युवा का हमेशा से योगदान रहा है और एनएचआरसीसी में भी इनकी सराहनीय पहल रहा है। मैं फिर से आना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा जो एनएचआरसीसी में जो उद्देश्य रहा है और मैं उसी जो काम करता से हमारा सूत्र रहा है कि जो संस्था के द्वारा जो भी पॉलिसी निर्धारित होती है उसको ध्यान में रखते हुए और सबसे खास बात है कि आप दूसरे को जागरूकता करने से पहले खुद को अवेयर होना जरूरी है, उनके उद्देश्यों को जानना जरूरी है। और एनएचआरसीसी का उद्देश्य है समाज के खास करके निचले मानवाधिकार को लेकर। सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है सर। क्या अब आवाज आ रही? सर थोड़ा नेटवर्क वीक लग रहा है साहब, फ़ील हो रहा है कि नेटवर्क वीक है। क्या आवाज आ रहे हैं सर? हाँ, आ रही है लेकिन कट रही है सर। आवाज़ आ तो रही है लेकिन कट-कट के आ रही है। माफी चाहूंगा पदाधिकारियों से, टेक्निक
मौसम जो है वो यहाँ पे मौसम की वजह से हो सकता है हम लोगों के नेटवर्क में न रहे। मेरा एक ही उद्देश्य है, जितने भी अधिकारी हैं खास करके जो एनएचआरसीसी से जुड़े हुए हैं, और मेरा उन युवाओं से आग्रह है कि जो एनएचआरसीसी के रूल रेगुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए समाज में आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है, समाज में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेकर अगर आप काम करते हैं तो है कि आप अपना समाज भी कुछ न कुछ दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर आपका, आपने हमें गाइड किया और हम आगे भी आपसे कुछ प्रश्न उत्तरी का सेशन होगा तो उसमें भी कुछ हम आपसे सवाल भी लेंगे। अब हम आते हैं अपने आज के मुख्य इस विषय को फोकस करते हुए हम हमारे आज के मुख्य वक्ता माननीय श्री एडवोकेट जितेंद्र पुरोहित सर के पास। श्रीमान जितेंद्र पुरोहित सर, कृपया आपका माइक ऑन करें और इस संबंधित विषय पर अगले 20 मिनट में हम चर्चा करेंगे। तो अगले 20 मिनट में इस विषय पर अपनी बातें रखें। सभी को मेरा सादर नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आज हम जो हैं एनएचआरसीसीबी के माध्यम से एक ऐसे वेबिनार से जुड़े हैं जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आयोजित किया गया है, जिसमें युवाओं की मानवाधिकारों को लेकर जो एक भूमिका है उस पर मुझे जो है प्रकाश डालने का एक दायित्व सौंपा गया है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाकर जो है कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। और जैसे, क्या मानवाधिकार केवल अदालतों और वकीलों का ही विषय होता है? क्या केवल सरकार का ही दायित्व है कि मानवाधिकारों की रक्षा करे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि मानवाधिकारों की सबसे बड़ी सुरक्षा जो है, वो जागरूक नागरिक और जागरूक युवा ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार हर जगह उपलब्ध होगी, या ऐसा भी नहीं है कि पुलिस और न्यायालय या वकील वगैरह जो भी हैं, आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएँगे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर नगर, हर क्षेत्र में एक युवाओं की टीम होना बहुत ज़रूरी है, जो मानव अधिकारों पर काम करे और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक जागरूक नागरिक की तरह जो है हमेशा मुस्तैद रहे। तो पहला विषय तो मेरा ये है कि मानव अधिकार जो है, वो केवल किसी व्यक्तिगत निकाय या सरकारी निकाय या एक पर्टिकुलर किसी प्रोफ़ेशन से संबंधित ना होकर, एक सर्व समाज जो चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जागरूकता का विषय है। इसीलिए जो है इनको खासकर युवाओं से जोड़ा गया है, क्योंकि युवाओं की जो संख्या है हमारे भारत देश में, वो करीब-करीब 60 से 70% आबादी जो है युवाओं की आबादी है। ठीक है? अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। भारत जो है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब ने बताया कि जो हमारा भारत है वो सबसे युवा देश है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो युवा आबादी है, वो हमारे भारत क्षेत्र में ही पाई गई है। आजकल जो हमारा युवा है, वो हर क्षेत्र में अपना परचम ले रहा है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, या किसी भी वर्ग का राजनेता हो। वो युवाओं की जो एक प्रतिनिधित्व है, वो धीरे-धीरे एक स्तर से बढ़ता जा रहा है, जो कि आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि युवा हमारे देश के भविष्य होते हैं, युवा हमारे देश के भविष्य होते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य के साथ-साथ युवाओं की वर्तमान में भी काफ़ी अच्छी एक भूमिका ज़रूरी है। ठीक है? हम अगर भविष्य का ही देखते जाएँगे तो वर्तमान का क्या होगा? वर्तमान में भी हमें युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान अगर हम मजबूत कर पाएँगे तो भविष्य और सुनहरा होगा। अगर वर्तमान कमज़ोर होगा, अगर जड़ें कमज़ोर होगी, तो पेड़ कमज़ोर होगा। अगर जड़ें मजबूत होगी, तो पेड़ भी मजबूत होगा। युवा केवल देश का भविष्य नहीं होते हैं, वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी होते हैं। वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति का मतलब ये है कि आज जैसा कि कई देशों में देखा जाता है कि कुछ भी कोई घटना होती है या कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है, तो उसमें युवाओं की सहभागिता सबसे ज़्यादा होती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर विरोध प्रदर्शन सही होते हैं, या मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि हर सरकारें गलत होती है। बस मेरा फ़ोकस इस तरफ है कि युवाओं को सिर्फ़ जागरूक करने की ज़रूरत होती है। युवाओं को अगर किसी मुद्दे पर अगर उन्हें बात सही लगती है, तो वह बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं अपने मुद्दे को एक आंदोलन के रूप में बनाने के लिए। तो उन्हें सही मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के समय में विश्व का कोई भी देश देख लीजिए, लगभग-लगभग सभी देशों में युवाओं की हालत ये है कि उन्हें मुद्दों से भटकाकर ऐसे-ऐसे मुद्दे दे दिए जाते हैं, जिनमें वो उलझे रहते हैं। और सही जो मुद्दा है, युवाओं को जो सबसे बड़ी भूमिका होती है, मेरा ऐसा मानना है कि युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है देश को बनाने में।
किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए युवा ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनते हैं, और अगर वे अपने मूल दायित्व से भटक जाते हैं तो उस देश पे जो है आर्थिक संकट उत्पन्न होता जाता है। ठीक है? अब मानवाधिकार वास्तव में क्या है, इसके लिए हमने मानवाधिकार के कई सारे सेशन लिए हुए हैं। तो शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ कि मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो मानवों को जो है सही तरीके से मानव के रूप में जो जीवन के लिए अनुकूल अनुकूलताएँ हैं, उनको उपलब्ध कराना। जैसे शिक्षा का अधिकार, शैक्षणिक न्याय पाने का अधिकार, महिला और बुजुर्गों के प्रति अधिकार, आर्थिक वर्ग से जो शोषित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनका अधिकार। ऐसे कई सारे अधिकार हैं जो हमारे भारतीय संविधान में हमें दिए गए हैं। मानवाधिकार वही अधिकार हैं जो मानव को सही तरीके से जीने के लिए उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक और इवन उनकी मृत्यु के बाद को भी कवर करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अचंभित करने वाला जो है सत्य है कि मानवाधिकार मनुष्य के जन्म के पहले से शुरू होते हैं और मनुष्य के मरने के बाद भी उपलब्ध होते हैं। जन्म से पहले अधिकार का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति भ्रूण किसी माँ के पेट में आता है, तो वहाँ पर उसका एक अधिकार जो है अधिकार जन्म ले लेता है, मानव अधिकार। ये है जन्म लेने का अधिकार। कई बार जो है ये एक लड़का-लड़की के चक्कर में जो है लड़कियों का गर्भपात करवा दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मानवाधिकार का हनन माना जाता है। मृत्यु के बाद कई बार शवों की जो है दुर्गति की जाती है, उनके नाम का अपमान किया जाता है। तो ये भी जो है मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जीने के साथ-साथ जो वर्तमान में जी रहे हैं, वो तो ठीक है, वहाँ तो मानवाधिकार का उपयोग तो है ही है। पर मरने के पहले और मरने के बाद भी मानवाधिकार की सुरक्षा करना मानवाधिकार का एक महत्वपूर्ण ध्येय है। ठीक है? अब संविधान में चूँकि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 मेन जो है पॉइंट है जो मानव अधिकारों का उल्लेख करते हैं। 14 में समानता का अधिकार दिया गया है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वो महिला, पुरुष, कोई भी लिंग के हों, सबको समान रूप से जो है अवसर प्राप्त होंगे। धारा 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार देता है, चाहे वो वाणी से लेकर हो, चाहे अभिव्यक्ति से लेकर हो, चाहे किसी भी तरह की स्वतंत्रता हो, वो उपलब्ध होती है उनको। 21 जो है प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार होता है। तो ये सब सीधे तौर पर बिना किसी शर्त के मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं। अब मानवाधिकार का जो उल्लंघन है, हम ये सभी जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये युवाओं से जुड़े हुए हैं। मैं आगे इनको जो है कोलैबोरेट करूँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ युवाओं की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब मानवाधिकारों का उल्लंघन जो है वो क्या है? तो सबसे बड़ी बात उल्लंघन हम खुद युवा खुद कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें खुद ही जानकारी नहीं होती है कि हम मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं या हमारे साथ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई युवा आज चूँकि विश्व मद्यपान निषेध अधिनियम सॉरी विश्व मद्यपान निषेध दिवस है, तो इसी पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई युवा जो है बीच सड़क पे सिगरेट पी रहा है, तो वो अपने साथ-साथ दूसरे व्यक्तियों के मानवाधिकारों का भी उल्लंघन कर रहा है। क्यों कर रहा है? कई बार ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा है, कई बार उसे पता ही नहीं होता है कि ये करने से मेरे और जो अन्य व्यक्ति हैं उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी ना होना है। अब उल्लंघन हो गया वो एक अलग बात है, पर उस उल्लंघन के परिणाम स्वरूप हमने क्या किया वो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि उल्लंघन तो होना ठीक है, किसी कारणवश हो जाता है, या तो चाहकर हो जाता है या अनजाने में हो जाता है। कोई जानबूझ के भी करता है, कोई अनजाने में भी करता है। मुद्दा ये है कि जब किसी मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाता है, तो उसके बाद का क्या एक रेमेडियल प्रोसीजर हमारे भारत देश में अपनाया जा रहा है और उसके लिए हम लोग कितने जागरूक हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर के बहुत गंभीर मुद्दा बना था, जिसका कई लोगों ने मज़ाक भी उड़ाया था। पर ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अभी एमपी में किसी शहर में, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एमपी में एक बच्ची के चेहरे पर 35 घाव किए कुत्ते ने, 35 घाव किए। जबकि सुप्रीम कोर्ट करीब-करीब 2 से 3 महीने पहले ही एक विस्तृत आदेश जारी कर चुका है आवारा कुत्तों को लेकर के। तो सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि ऐसी ज़रूरतें क्यों आन पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है? ऐसी ज़रूरतें क्यों पड़ रही है कि अ जो है प्रशासन को इसमें शामिल होना पड़ रहा है? क्यों हम अपने स्तर पे जागरूक क्यों नहीं हैं? किसी भी मुद्दे को बढ़ने से पहले उस मुद्दे को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आवारा कुत्ते किसी भी गली-कूचे में, किसी भी नगर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं,
तो क्या हम अपने स्तर पर अपने छोटे से एक एग्जांपल दूं कि इंदौर की बात करें हम, तो क्या हम इंदौर क्षेत्र में 12-15 युवाओं की टीम बना करके लोगों को जागरूक करके और कुत्तों के आवारा कुत्तों को प्रति जागरूक करके और एक शेल्टर होम जैसी और आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करने जैसी व्यवस्था के लिए सरकार को क्यों हम ज्ञापन नहीं दे सकते? क्यों हम किसी का वेट करते हैं कि कभी कोई घटना हो और फिर हम लोग जागरूक हों? ऐसे ही आजकल जो पटाखा फैक्ट्रियों में आग लगना, बसों में आग लगना, आजकल वीडियो कॉल बसों में आग लगने की जो घटनाएँ वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। धार्मिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। आप अगर देखेंगे तो धार्मिक क्षेत्रों में, चाहे वो केदारनाथ, बद्रीनाथ हो, चाहे वो वैष्णो धाम हो, चाहे अमरनाथ हो, चाहे वो कौन से भी बड़े-बड़े धार्मिक क्षेत्र हों, वहाँ पर जो दुर्घटनाएँ हो रही, वो भी मानव अधिकारों के प्रति निष्क्रियता का एक बहुत बड़ा परिणाम है। तो अब चूँकि भारत जैसे देश में 60% के करीब आबादी जो है वो युवाओं की है, तो ये पूरा जो भार है उन्हीं के कंधों पर आ जाता है कि हम कैसे इन सब चीज़ों से निपटें। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि युवा हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर युवा जागरूक हो जाए, तो मानव अधिकारों का उल्लंघन जो है, वो काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में आ सकता है। अब मानव अधिकारों का उल्लंघन कंट्रोल में आ गया, तो भारत जैसे देश में वो दिन दूर नहीं जब शांति स्थापित हो जाएगी। अभी भी शांति स्थापित है, पर फिर भी कई जगह हम देखने में आता है कि भारत जैसे देश में जो कि 150 करोड़ आबादी का देश है, यहाँ पर आए दिन कोई न कोई ऐसी घटनाएँ होती है जो मन को विचलित कर देती है। और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ लापरवाही, अधिकारों का उल्लंघन, जागरूकता का अभाव, निष्क्रियता का नमूना देखने को मिलता है, इसी वजह से ये सब घटनाएँ होती हैं। महिलाओं को अपने अधिकार पता नहीं होते हैं, बुजुर्गों को कानून का संरक्षण नहीं हो पाता है, साइबर फ्रॉड की शिकायत जो है वो पड़ी की पड़ी रहती है, तो ये सब मानव अधिकारों का उल्लंघन ही है। अब चूँकि आज की बात करें हम, तो अगर 3 वर्ग हम बना लें, एक बुजुर्ग वर्ग बना लें, एक हम जो है अधेड़ उम्र लगभग 40 से 55 के बीच की उम्र बना लें और एक युवा वर्ग बना लें जो 15 से लेकर के 35 वर्ष के तक की उम्र के। तो इन तीनों उम्र के व्यक्तियों को अगर हम गाड़ियाँ दें, एक-एक बाइक दें और उन्हें ऐसे सिग्नल से निकालें जिसमें 2-2 मिनट का स्टॉप हो। तो आप देखेंगे कि हमारे युवाओं को वो 2 मिनट का स्टॉप भी बहुत बड़ा लगता है। वहीं अधेड़ उम्र के लोग जो है रुक तो जाते हैं, पर बड़बड़ाते रहते हैं मन में कि यार क्या कोई कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, साला सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ी बात सरकार क्या कर रही है? रेड लाइट लगा दी, 2-2 मिनट का स्टॉप हो रहा है, क्या हो रहा है? बुजुर्ग जो है वो गाड़ी की चाबी बंद करेंगे और चुपचाप 2 मिनट का वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मानसिक स्थिति है कि युवाओं को जो है हर चीज़ की जल्दीबाज़ी है। हर चीज़ में उनको हड़बड़ी रहती है। चाहे वो 2 मिनट की मैगी का कांसेप्ट भी इसी से आया है। क्योंकि नेस्ले जैसी कंपनी जब 2 मिनट की मैगी बना रही है, तो उन्होंने अपने ऐड को जो है पावरफुल करने के लिए रिसर्च किया होगा। उस रिसर्च का ही परिणाम है कि उनको पता लगा कि युवाओं को जो है किसी भी चीज़ में इंतज़ार करना बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो इंतज़ार ना करना पड़े इसके लिए वो फ़ास्ट फूड का कांसेप्ट भी उसी से आया है। फ़ास्ट फूड मतलब जल्दी बनने वाला फूड। अभी ऑर्डर करो 2 मिनट के अंदर फूड आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आप कहीं खाना ऑर्डर करेंगे तो 10 से 15 मिनट उसमें लगते हैं। तो युवाओं में सब्र नहीं है। युवाओं में सबूरी नहीं है, शायद उनको ज़रा भी पेशेंस नहीं है कि हम थोड़ा रुक के चीज़ों को समझें। तो ये उनके लिए बड़ा घातक साबित हो रहा है। अब अगर इस कंडीशन को इनके उनकी इस मानसिक अवस्था को अगर हम जो है प्लस पॉइंट में जोड़ें, तो यहाँ पर हमारे युवाओं की ऐसी एक टीम बन सकती है, जो इन सब चीज़ों को इंटॉलरेंस के रूप में आगे बढ़ाए। किसी भी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी हमारे गली में ही जो है मेरा एक मैं चूँकि मोहल्ले में अच्छी पोस्ट पे हूँ और मोहल्ले में अच्छी पोस्ट में होने के नाते मेरा जो है कई बार मीटिंग होती है। इसी मीटिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने एक मुद्दा उठाया था कि हमारी गली में हमारे कॉलोनी में गार्डन में जो है कुत्तों को घुमाया जाता है तो वो ठीक नहीं है। एक पशु प्रेमी ने जो है मेरी बात पर आपत्ति ली और कहा कि जो है ये तो कुत्ते को भी घूमने का अधिकार है। अब जब मनुष्य घूमते तो कुत्ते भी घूमेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। सब अपनी चेन से बंधे हुए रहते हैं। तो फिर मैंने उनको अधिकारों के बारे में बताया कि कुत्ते को आप घुमा सकते हैं, पर कुत्ते की गंदगी आप नहीं कर सकते हैं। कुत्ते की गंदगी कराने के लिए आपको आपके घर पे या फिर शौचालय में ही करवाना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा ज़रूरी पॉइंट ये है कि कुत्ते के मुँह को आपको बाँध के रखना पड़ेगा। कुत्ते के मुँह में बाँधने की एक रस्सी आती है, जिससे कि कुत्तों को साँस लेने में भी दिक्कत ना हो और कुत्ता किसी को काटना चाहे तो भी नहीं काट पाए।
तो उन्हें पॉइंट बड़ा अप्रिशिएट लगा, उन्हें लगा कि नहीं यार ये तो हमें जानकारी नहीं थी, ये तो इससे हमें कानून का भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी कोई कानून होता है या ऐसे भी कोई आता है। तो ये चीज़ें जो हैं एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जिसको हम आगे बढ़ा करके ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। आजकल के युवा मैं मानता हूँ कि उनको सबूरी बिल्कुल भी नहीं है, उनको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, पर उनके मन में दया भाव ज़रूर है, उनके मन में इमोशन ज़रूर है। उस इमोशन का, उन दया भाव का जो है उनको मानव अधिकारों से जोड़ करके और एक अच्छे लेवल पर हम हमारे भारत देश को जो है मानव अधिकारों की सुरक्षा का एक बड़ा घेरा बना सकते हैं। जैसे आज अगर आप देखेंगे तो साइबर अपराध, महिलाओं की सुरक्षा, बालकों का अधिकार, बुजुर्गों का संरक्षण, नशा, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया ट्रायल, या हम यूँ कहें कि आजकल सबसे ज़्यादा जो अपराध है वो मोबाइल के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं, मोबाइल के बाहर कम हो रहे हैं। ठीक है? आप देखेंगे तो आजकल कई फेक न्यूज़ आपको मोबाइल में देखने को मिलेगी कि आज ये हो गया, कल वो हो गया। कल हमारे इंदौर में एक न्यूज़ चली फेक न्यूज़ की, हमारे यहाँ इंदौर पानी के शहर को तरस रहा है और वहीं भेरू घाट के पास जो है नर्मदा की लाइन फूटी हुई है और वहाँ से जो है पानी पूरा बह रहा है। जबकि वास्तविक स्थिति ये थी कि वहाँ लाइन दे करके जो है किसानों को टेम्परेरी व्यवस्था की गई थी उनके सिंचाई के लिए। तो इस टाइप से सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है, फेक न्यूज़ जो चल रही है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये युवाओं को काफ़ी भ्रमित करती है और युवाओं के मन में असंतोष पैदा होता है। युवाओं के मन में सरकार के प्रति असंतोष पैदा होता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कौन-सी सरकार अच्छी है, कौन-सी सरकार गलत है। सरकार जो भी हो, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि हमको भारत देश चलाना है या हमको हमारा राज्य चलाना है या हमको हमारा शहर चलाना है। अब अगर वे अपने स्तर पे काम कर रहे हैं अच्छा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कहीं न कहीं चूँकि भारत बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी है, तो उसके लिए केवल सरकार पर निर्भर रहना हमारे देश के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, कि हम सरकार के भरोसे सब कुछ छोड़ दें। कहीं न कहीं हमको भी वॉलंटियर के रूप में खड़े होना ही पड़ेगा। इसलिए तो हमने हमारे भारत जैसे देश में बड़ी-बड़ी संस्थाएँ काम कर रही है, जैसे हमारी संस्था काम कर रही है। अगर सरकार खुद अपने स्तर पर मानव अधिकारों को लेकर के काम कर पाती या उनके पास इतना दल-बल होता या उनके पास इतना जो है मशीनरी होती, तो क्यों वो किसी एनजीओ को परमिट करते कि आप मानव अधिकारों को लेकर जागरूकता का एक कार्यक्रम आयोजित करें। तो यहाँ पर सरकार को कोसना पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर हमें हमारे स्तर पर जो है, हमारे स्तर पे युवाओं को साथ में लेकर के चलना है। जो बुजुर्ग है या जो मिडल एज के जो हमारे भाई-बंधु हैं, उनके अनुभवों का लाभ लेना है और फील्ड वर्क पर युवाओं को ज़्यादा जो है हमें उतारना है। क्योंकि उनके जैसी चुस्ती, उनके जैसी फुर्ती कम देखने को मिलेगी। उनको सिर्फ़ एक दिशा निर्देश दिखाने। बिल्कुल संभवतः हमारे चीफ स्पीकर इंटरनेट से कट गए हैं। ठीक है, हम 10 सेकंड इंतज़ार करते हैं। हाँ, तो जैसा कि अभी इसी विषय पर चर्चा हो रही थी, हमारा जो विषय था कि राष्ट्र के, इंडिया के फ्यूचर में हम कैसे योगदान दे सकते हैं। तो जब तक हमारे चीफ स्पीकर फिर से जुड़ रहे हैं, तब तक मैं 2 मिनट आप सभी का समय ले लेता हूँ। तो हमें अक्सर ये लगता है क्या आप कि सभी को मेरी आवाज़ आ रही जी है? सर। हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है। जी, जी सर। आप कंटिन्यू कीजिए, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, हाँ। जैसे कि हमारे मतलब अक्सर क लोगों को लगता है कि मानवाधिकार केवल अधिकारों की चर्चा तक सीमित है और हम अक्सर यही समझते हैं कि केवल इससे लोगों की हेल्प हो जाए बस। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि मानवाधिकार किसी विकसित राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव होता है। आप किसी भी, चाहे अमेरिका का देख लें, चाहे आप जो भी मतलब रैंकिंग में पहला स्थान जिस भी देश का आता है, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर ह्यूमन राइट का वायलेशन सबसे कम होता होगा। तो जब किसी देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय और समान अवसर जब सभी को सुनिश्चित होते हैं, तो उस देश की उत्पादकता बढ़ती है। उत्पादक नागरिक देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाते हैं, रोजगार बढ़ता है, नवाचार बढ़ता है और अंततः देश की जीडीपी एवं समग्र विकास में योगदान मिलता है। तो आज का वेबिनार इसी विषय पर था और यही मैं थोड़ा रखना चाहता था सर। अब आप कंटिन्यू करें सर, फिर हम अगले 1-2 मिनट में हम प्रश्नोत्तरी के सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। जी, तो बिल्कुल ही शॉर्ट में मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अ, अब युवाओं को अगर हम आगे करते हैं, तो युवाओं को एक ज़िम्मेदारी के साथ-साथ उन्हें जो है अधिकार भी देना, अधिकार के साथ दायित्व देना भी ज़रूरी है ताकि वे एक बैलेंस मोड में आगे बढ़ें।
तो नेतृत्व की जब बात आती है तो युवाओं को नेतृत्व जो दिया जाता है उसमें कई बार युवाओं जो है अपने पद को लेकर के थोड़ा ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा-सा उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि युवा नेतृत्व होना एक सेवा का भाव है, एक ज़िम्मेदारी का भाव है, एक उदाहरण है। जैसे हम कहें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कहें या महात्मा गांधी जी को कहें या स्वामी विवेकानंद जी को कहें, ये एक नेतृत्व का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने कभी भी अपने पद का कभी भी कोई घमंड नहीं किया, कभी भी उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग या एरोगेंसी नहीं दिखाई, हमेशा सभी को साथ में लेकर चले और सभी को उन्होंने बराबर समझा। ये सभी मानव अधिकारों के बहुत बड़े रक्षक थे और इन्हीं के माध्यम से हमारे भारत देश जैसे देश में ऐसी नींव रखी गई है जो आज तक हम जो है उसका पालन करते आ रहे हैं। अब युवाओं में नेतृत्व विकसित करने का सबसे अच्छा जो माध्यम है मानव अधिकार ही है। समय-समय पर जो है लीगल अवेयरनेस कैंप जो है चलाना, ठीक है? उसके अलावा मानव अधिकारों को लेकर के जागरूकता शिविर का आयोजन करना, अधिवक्ताओं के माध्यम से जुड़ना और हमारे गली मोहल्ले माइक्रो लेवल पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे-धीरे युवाओं में एक जो है जागृति बढ़ती जाएगी। जैसे एक किसी गली मोहल्ले में किसी युवाओं को कोई ज़िम्मेदारी दे दी जाए ब्लॉक लेवल पे, चूँकि हमारे एनएचआरसीसी में माइक्रो सिस्टम मौजूद है। बहुत ही अच्छा एक इसका उदाहरण है कि ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, संभाग लेवल, प्रदेश लेवल और राष्ट्रीय लेवल। तो अभी हम शुरुआत करें केवल ब्लॉक लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे ही अगर हम वहाँ से गुंजाइश चालू करें, युवाओं को अच्छा मौका दे करके और एक टेम्परेरी पद उनको दिया जाए कि भई आपको मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में हम नियुक्त कर रहे हैं पिछले 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए और आपको 1 साल तक ये कैंप आयोजित करना है और इतने 10 या 12 महीनों में आपको 10-12 कैंप आयोजित करके और हमको रिपोर्ट करना है। तो युवाओं में चूँकि ऊर्जा ज़्यादा होती है और नया करने की एक अच्छी क्षमता होती है, तो वे धीरे-धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए और इसको आगे बढ़ाने की पूरी-पूरी वो करेंगे। तो यही बस मेरा कहना है, समय के अभाव के कारण जो है मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बिल्कुल सर, प्रभात जी। बहुत-बहुत थैंक यू। अब हम प्रश्नोत्तरी की ओर आगे आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप में से किसी पदाधिकारी के पास भी कोई ऐसे प्रश्न है, अपने सुझाव हैं, तो आप राइज़ हैंड के ऑप्शन पे राइज़ पे क्लिक करेंगे तो भी हम आपका नाम ले लेंगे। आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। केवल हम प्रयास करें कि आज का जो हमारा विषय था, उसी विषय पर ही केंद्रित आपके कोई प्रश्न हो। मैं एक हमारा एक प्रश्न आपके आज के मुख्य वक्ता के सामने रखना चाहता हूँ कि यदि सर सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आवाज़ आ रही थी। हाँ। सर सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एनएचआरसीसीबी के माध्यम से युवा अपने नेतृत्व और चूँकि यहाँ पर कैसे एक व्यक्ति अगर युवा जुड़ता है तो अगले 1-6 महीने में उसे क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे देश का और समाज का भला हो? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए अगर एक नया सदस्य जुड़ता है संस्था से? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए उसने एनजीओ जैसी जो संस्थाएँ हैं, उनको अनुमति दी है कि आप अपने स्तर पर मानवाधिकारों को जागरूकता के करने के संबंध में आप अपने स्तर पे कुछ कीजिए। अब हमारे एनजीओ से अगर कोई युवा जुड़ता है, तो इमीडिएट लेवल पे चूँकि उसको वो जुड़ना इसलिए चाह रहा है क्योंकि वो कुछ करना चाह रहा है। तो उसी उसी शुरुआती भावना का हम लाभ लेते हुए, उसे हम इसी को ज़िम्मेदारी दे दें शुरू में ही, जिससे कि उसे एक ऊर्जा मिले और वो एक मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक अच्छा काम करने की अपनी जो है शुरुआत करें। जैसे उसे कैंप का जो है प्रभारी बना दें कि आपको ये जो फलाना जगह पे कैंप आयोजित करना है या आपको किसी स्कूल में कैंप आयोजित करना है। लाइक इस तरह से अगर हम किसी युवा को प्रेरित करें, उसको एक ज़िम्मेदारी दें, ना कि उसको कार्यकर्ता के रूप में जबकि बल्कि उसको किसी आयोजन का प्रभारी बना कर के ही हम अगर उसको इंट्रोड्यूस करें, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उसकी एक व्यक्तिगत क्षमता का भी हमें आकलन करने में सहायता मिलेगी ताकि हम आगे उसको अपने स्तर पर ले जा सकें। बिल्कुल। एसएन झा साहब अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर सुन पा रहे हैं? एसएन झा साहब। जी, जी सर। सर बिहार को लेकर आपके क्या अनुभव रहे हैं? जैसे किसी विद्यालय, अस्पताल, महिला सुरक्षा, बाल अधिकार जैसे विषयों पर स्थानीय स्तर पर एनएचआरसीसीबी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कैसे एक एनएचआरसीसीबी का पदाधिकारी इन अस्पताल या विद्यालय या किसी महिला सुरक्षा, बाल अधिकार जैसे विषयों पर वो क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है और आपका क्या मार्गदर्शन होगा सर? देखिए प्रभात सर, मेनली अभी राज पुरोहित जी जो हमारे मुख्य वक्ता ने अभी मार्गदर्शन किया है कि ब्लॉक स्तर से अगर हम इनिशिएट करें तो बहुत ही अच्छा रहा है, अच्छा होगा। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि हमारा जो उद्देश्य भी है एनएचआरसीसीबी का कि समाज के निचले पैदानों में कुछ एक्टिविटी हो और उसके लिए खास करके हम लोगों ने शुरुआत में हमारे जितने भी युवा वर्ग थे और खास करके एनएचआरसीसीबी बिहार टीम के जितने भी युवा साथी गण थे, उन्होंने काफी अच्छा काम किया शुरुआत में।
बीच में थोड़ा हम लोगों का कम्युनिकेशन गैप रहा है, और हमारा प्रयास हमेशा से रहा है कि बिहार में कोई भी एक्टिविटी हो, वो उसका एक जो प्रतिलिपि है वो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। क्योंकि हमारे स्थानीय लेवल पे क्या है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोगों के जो सदस्य है, संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, उसके बीच का जो गैप है, मैं चाहता हूं कि उसको समय समय पर कुछ न कुछ एक्टिविटी करके और उस गैप को पूरा किया जाए, ताकि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं कोई भी एक्टिविटी करे उनको कोई भविष्य में कोई परेशानी ना हो। तो ये हमारा बिहार में हमेशा से प्रयास रहा है, और हमने अच्छा किया भी है। चाहे वो बाल दिवस हो या किसी भी स्पेशल ओकेजन पे हमने जो भी एक्टिविटी किया है, उसमें हम लोगों का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, और यहाँ के टीम का हमेशा सहयोग रहा, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे जो बिहार टीम का सहयोग हमेशा से रहेगा। थोड़ा सा है अभी कम्युनिकेशन गैप, हमारा कोशिश है कि हम जो उस पदाधिकारी तक पहुंचे, उसके लिए हम जो है समय समय पर एक ट्रेनिंग का जो शेड्यूल अरेंज करने वाले हैं, जिसमें उनको मार्गदर्शन भी मिलेगा और हमारे जो एक्सपर्टी आके उनको ट्रेन भी करें। जी सर। सर एक संदेश मैं आपसे और चाहता हूँ, कई पदाधिकारी केवल शिकायतें करने और शिकायतें तक ही सीमित रहते हैं, तो सर क्या उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? मतलब मैंने देखा केवल वो लेटर लिखते हैं और बस उसी को सामाजिक कार्य कहते हैं, तो ऐसे सदस्यों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए प्रभात सर, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में 7 साल हो गया है, और मैंने अपनी बाइक पर एक छोटा सा स्टिकर भी नहीं लगाया। और हमारे पूरे बिहार में, और खास करके हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और ये एनएचआरसीसीबी की लोकप्रियता है कि लोग मुझे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहते हैं, और हमारे पास प्रकरण भी आते हैं, और अच्छे खासे प्रकरण आते हैं। और अब यहाँ तक मैं बताना चाहूंगा कि हमारे, चूंकि मैं सीमावर्ती क्षेत्र में रहता हूँ, तो हमारे कुछ जो पड़ोसी देश हैं वहां से भी प्रकरण आते हैं, और हमने कोशिश करके उस प्रकरण को रिसॉल्व किया है, और उसमें अच्छी लोकप्रियता होती है। तो कहने काम करने के लिए हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो एनएचआरसीसी से जुड़ा हुआ, वो अपने आप में एक लीडर है यहाँ पे। और संस्था में सबसे खास बात क्या है एनएचआरसीसी में, कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखा गया है, यहाँ कोई हिडन नहीं है। आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, वरसते आपकी जो बाध्यता है वो एकमात्र है कि जो संस्था द्वारा पॉलिसी जनरेट है उसको ध्यान में रखते हुए हर कुछ को आप अपने हाथ में लेके नहीं आगे बढ़ सकते। उसके लिए प्रदेश का कार्यकारिणी की टीम है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम है, आप उनसे पूछ कर आगे की एक्टिविटी कर सकते हैं, या कोई भी प्रकरण में आप संज्ञान ले सकते हैं। बिल्कुल सर। सर एक सवाल मेरा और है, बिहार में आप कई सालों से आप एक्टिव हैं, आगे आगामी अगले 1 वर्ष में आपका क्या लक्ष्य है? आप किस तरह से मतलब कार्य वर्क जो उद्देश्य हैं आपके, आप क्या अचीव करना चाहते हैं? किस तरह से एक्टिविटीज आप करेंगे? और पिछले जो सालों में आपने सीखा है, वो पूरे देश के से हमारे पदाधिकारी हर राज्यों से 1-2 पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने पिछले 7-8 सालों में सीखा हो कि इस तरह से काम करना ज्यादा बेहतर होगा, या जिसमें आप जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो उस पर, और आप भविष्य में अगले 1 साल में एनएचआरसीसीबी की टीम को, बिहार टीम को कहाँ देखते हैं? देखिए प्रभात सर, अभी इस वेबिनार में विभिन्न प्रांत से लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ का जो काज करने का जो कल्चर है वो अलग अलग होता है। हमारे प्रदेश में हमारा हमेशा से योगदान रहा कि जितने भी पदाधिकारी हैं जो संस्था के लिए समर्पित हैं और काज कर रहे हैं और अच्छे काज कर रहे हैं, और उसी के सहयोग से हमने बिहार में लगातार 2 बार कन्वेंशन करवाया। स्टेट लेवल का कन्वेंशन हुआ है, राज्य स्तरीय कन्वेंशन हुआ है, और हमारा कन्वेंशन भी सफल रहा है। और जितने भी प्रकरण आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा भेजा गया प्रकरण हो, या हमारे प्रांत में कोई भी वुमेन राइट वोलेशन को लेकर कोई भी प्रकरण आता है, तो हम अपने जो टीम है, बिहार की टीम है, उनके सहयोग से हमने हमेशा उस प्रकरण को सॉल्व किया है। और रहा भविष्य की बात, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा एकमात्र कन्वेंशन तक हम सीमित नहीं रहने वाले हैं। भविष्य में हम 1 से 2 दिन का जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपने प्रांत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको हमारे जो लीगल टीम है या एनएचआरसीसीबी के जो एक्सपर्टीज हैं उनसे
उनके द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा कि आप अपने समाज में कैसे मानवाधिकार को लेके इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि घर से निकलते ही आपको ह्यूमन राइट वोलेशन देखने को मिलता है। तो कौन से हमारे अधिकार क्षेत्र में है, कौन से अधिकार हमारे क्षेत्र में नहीं, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास बहुत कम लोगों का कॉल आता है और बहुत कम लोगों के साथ हम अपनी चीजों को शेयर कर पाते हैं। तो ऐसे हालात में आप उनके लिए हमने शेड्यूल किया है कि आने वाले समय में हम 1 से 2 दिन का, और कोशिश है मेरा 2 दिन का कि शेड्यूल हो, जहाँ पे हमारे जितने भी संस्था से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, चाहे वो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं या पुराने हैं जो हमारे साथ एक्टिव हैं, उनके लिए हम शेड्यूल करके उनको मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। जी प्रभात बिल्कुल सर। ठीक है, आप में से कोई भी पदाधिकारी अगर अपने सवाल करना चाहता है, अपने विचार, चूंकि सजेशन को छोड़कर आप क्या करेंगे फ्यूचर में, ऐसी कोई बातें अगर आप रखना चाहते हैं तो आप राइज हैंड पे क्लिक करेंगे तो हम आपका नाम अनाउंस करेंगे। एक सवाल आप सभी से है, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, आप भी हैं और हमारे आज के चीफ स्पीकर भी हैं। एक सवाल ये है कि अगर यदि भारत के प्रत्येक जिले में केवल 100 सक्रिय सदस्य और प्रशिक्षित एनएचआरसीसीबी कार्यकर्ता हो जाएं, तो अगले 10 वर्षों में देश में क्या सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है? ये एक प्रश्न है, इसका जवाब हम अंत में चाहेंगे आप सभी से कि अगर हमारे देश के सभी जिलों में लगभग 100 सक्रिय एनएचआरसीसीबी कार्यकर्ता हो जाएं, तो हम 10 वर्षों में किस रूप में देख पाते हैं कि एनएचआरसीसीबी कहाँ होगा, किस तरह से कार्य करेगा? तो ये प्रश्न है, इसका आंसर हम आखिरी में चाहेंगे आप सभी पदाधिकारियों से। जी जी हेलो जी, आवाज आ रही है। हेलो हाँ प्रभात जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, सबसे पहले अपने सभी पद अधिकारियों को और जो जितने भी एनएचआरसीसी से जुड़े भाई बहन हैं सबको मेरा प्रणाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मान लो हमने ब्लॉक लेवल पर किसी भी इंस्टीट्यूट में कहो, ट्रस्ट में कहो, जाना पड़ जाए, विजिट करना पड़ जाए, तो उसके लिए पहले किसी की अनुमति लेनी पड़ेगा, कोई लेटर बनवाना पड़ेगा क्या? हेलो, नहीं, किसी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आप क्या बोल रहे हैं, जैसे कि? जैसे सर अभी मेरे पास लेटेस्ट हुआ, 10 दिन पहले की बात है, मेरे गांव में एक महिला आई, उसका बेटा था 12-13 साल का और डॉक्टर ने उसको लिख रखा है 100% डिसेबल और उसकी हाँ। पेंशन नहीं बनी हुई, वो पिछले 2 साल से चक्कर काट रही थी। तो मैंने उसके डॉक्यूमेंट फाइल चेक किए तो उसके डॉक्यूमेंट में भी कुछ पेंडेंसी थी, वो तो मैंने पूरे कराए। तो उसके हाँ। बाद मान लो हमने काम कराना, जो उसके जो भी रिलेटेड है ऑफिसर उससे मिलना है, तो उसके लिए हमने किसी से कोई पहले परमिशन लेना पड़ेगा, कोई नहीं, लेटर बनवाना पड़ेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंपल से काम है। मिलने तो बड़े कामों के लिए चाहिए, छोटा सा काम है। आप सिंपली लेटर लिख सकते हैं वहाँ के एसडीएम को, या एसडीएम पे काम नहीं हो रहा है तो आप डीएम कार्यालय को लिख सकते हैं लेटर। ठीक है, तो जाने की भी जरूरत नहीं, इतने छोटे काम के लिए मत जाइए। कोई बड़ा मुद्दा हो उसके लिए आप जाइए, जैसे एक पर्सनल लेवल का किसी का काम है, इसके लिए मिलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपके लेटर से ही काम हो जाएगा। एक लेटर आप लिख सकते हैं लोकल एसडीएम को, तो वो संबंधित विभाग को फॉरवर्ड कर देगा, या फिर अगर एसडीएम नहीं सुनता है तो आप डीएम को लिख दीजिए, तो वहां से संबंधित विभाग को फॉरवर्ड हो जाएगा। एक मिनट सुनो, वो कह रही है कि पिछले 2 साल चक्कर काट रही हूँ। मैंने बोला भी उसको, ये काम 2 साल नहीं, चक्कर आप काटने उनको का छोड़ दीजिए, वो चक्कर कितना काट रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। आप सिंपली लेटर लिख के देखिए और डेफिनेटली काम होगा। अगर आप उनसे एक आवेदन लीजिए, उस आवेदन की कॉपी उसमें लगा दीजिए और अपना लेटर लिखिए एनएचआरसीसीबी के लेटर हेड पे, और उसको डीएम को, एसडीएम को भेज दीजिए। पहले एसडीएम से काम नहीं होगा तो डीएम को भेजिएगा तो हो जाएगा। ओके सर, और ओके। अब हम अपने विषय पे आते हैं, हम सभी इस विषय पे फोकस रहते हैं। जितेंद्र पुरोहित, आप में से किसी और पदाधिकारी के पास कोई सवाल है क्या? अगले 4 से 5 मिनट में हम सवाल आप सभी के ले सकते हैं। हम सभी प्रयास करें कि इसी विषय पर फोकस हो हमारा सवाल। ठीक है, तो एक सवाल जो हमने पूछा कि भारत के 100 जिलों में अगर सभी जिलों में अगर 100 न्यूनतम 100 सदस्य सक्रिय हो जाएं, तो हम अगले 10 वर्षों में क्या सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं? ये सवाल अभी भी है, लेकिन इसका जवाब अभी नहीं चाहिए। इस वेबिनार के समापन में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सर, आज के युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या होगा, जो जिससे वे अपने जीवन के नेतृत्व, सेवा और मानवाधिकार के मूल्यों को अपना सकें? साथ ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जुड़े हैं क्या इस वेबिनार से? जी बिल्कुल जुड़ा हूँ, बिल्कुल जुड़ा हूँ। सर, मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहता हूं सर कि चूंकि युवा अगर जुड़ेंगे तो वो अपने भविष्य को भी देखना चाहते हैं, तो उनके भविष्य और करियर को लेकर, एक चूंकि आज के समय में सामाजिक गतिविधि वाले फील्डों में बहुत सारी जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं, तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? प्रभात साहब, बहुत अच्छी क्वेश्चन है और ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जिस पर चर्चाएं बहुत कम होती हैं। युवाओं को
क्योंकि हम खुद भी एक युवा हैं और हमारे शायद संस्था के मोर लेस देन 50-60% लोग युवा हैं। और जितने भी लोग हैं मैं पर्सनली ऑब्जर्व कर पाया हूँ कि या तो कोई अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं या तो फिर ऐसे में जो सक्षम हैं, जो कार्य कर पा रहे हैं। देखिए, किसी भी सोशल काउज में काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। मेरा पिछले 14 वर्षों का अनुभव, मैं छात्र जीवन से सामाजिक सेवा में तत्पर रहा हूँ और कार्य कर रहा हूँ। और आज मैं सामाजिक रूप से तभी कार्य कर पा रहा हूँ और आप सभी के बीच इसलिए एस्टेब्लिश्ड हूँ क्योंकि इन पैरेलल में हम कहीं एसोसिएटेड हैं और एक जो हमारी दैनिक जो हमारी जो खर्च होती है, चाहे दैनिक हमारी जो चीजें होती है, उसको हम देख पाते हैं, हम अपने आप से उसको कर पाते हैं। संस्था जो होती है वो बहुत ज्यादा आपको फाइनेंशियली या बहुत सारी चीजों को आपको नहीं कर पाएगी। आने वाले समय में हम हमारी कोशिश है और हम अब इसमें कितना कामयाब होंगे यह संभव नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यह जरूर है कि हमारी संस्था से जुड़े हुए जो युवा नेतृत्व हैं, जो युवा लोग हैं, संस्था का देखिए एक गैर सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन गैर लाभकारी संगठन में आती है। कभी भी हम एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काउंट नहीं हो सकते। गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं, लिमिटेड हैं, सीएसआर के प्रोजेक्ट्स हैं, विभिन्न टर्म्स कंडीशंस हैं, बहुत प्रकार की चीजें हैं। और एक बहुत अच्छी बात आपको बता देता हूँ कि मानवाधिकार संस्थाओं को कोई सपोर्ट नहीं करना चाहती है। बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। कोई सीएसआर हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि मानवाधिकार एक ऐसी आवाज होती है जो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सो कॉल्ड हम लोग जिसको बात करते हैं विभिन्न प्रकार के, जब आप मानवाधिकार की बात करेंगे तो विभिन्न कमीशंस, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पिछले 10 साल 15 साल से इनएक्टिव पड़ी हुई थी, मैं बड़ा इसको कोलैबोरेट करके जब देखता हूँ तो मुझे लगता है जब 2017 से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जब काम करना शुरू किया, कमीशन से बहुत अच्छे तरीके से मानवाधिकार के प्रति जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो देखा कि ह्यूमन राइट कमीशन भी जो है सो एक्टिव होना शुरू हुई। आज भी भारत की 50% ह्यूमन राइट कमीशन जो स्टेट की ह्यूमन राइट कमीशन है नॉन एक्टिव से, कोई फंक्शनल नहीं है। अब होती क्या है कि मानवाधिकार के क्षेत्र में मोर लेस देन हजारों संस्थाएं भारत में कार्य कर रही हैं। मानवाधिकार आयोग के अलावा, मानवाधिकार आयोग जो भारत सरकार की अपनी निहित संस्था है, वो जरूर एक्टिव हुई। हमारी जो कर्तव्य थी एक युवा के नाते, हमने भारत के एक सबसे बड़े संवैधानिक संस्था जो मानवाधिकार पे कार्य कर रही है उसको हम लोगों ने एक्टिव कर पाया। एक्टिव हमने किया। समय के साथ चीजें अगर बदलाव इसी को कहते हैं कि हम सामाजिक बदलाव की जब परिकल्पना कर रहे हैं तो थोड़ा देर लगती है, थोड़ा समय लगता है। युवा इस सोच के साथ अगर कि आएंगे कि हम संस्था में रह करके पैसे का या हम एक प्रॉफिटेबल या प्रॉफिट हम कर पाएंगे, तो ये संभवतः मेरे अनुसार से, मेरे निजी ये राय होंगे कि यह संभव नहीं है और आप इसको नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये एक विषय जरूर है कि संस्था में विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, अब आने वाले समय मैं आपको बताता हूँ, संस्थाएं एनजीओ जो नहीं रहेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले समय में एनजीओ भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी। गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई आप कॉर्पोरेट बनो, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में आप काम करो। हम किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस को एक नए तरीके में ढाल सकते हैं, किस प्रकार से हम बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं। नई एसओपी बन रही है और जो हमारी ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एनएचआरसीसी भी ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, उसमें हम ऐसे ही पदाधिकारियों को हम मौका देने जा रहे हैं। जो हमारे पदाधिकारी हमारे साथ, वही से ही पदाधिकारी साथ आएंगे जो पदाधिकारी बेहद ही ऊर्जावान हैं और जो सामाजिक बदलाव और मानवाधिकार के प्रति एक बेहतर सोच रखते हैं। उनकी प्रॉपर हम उसको एक ट्रेनिंग सेशन, पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन हम देने जा रहे हैं उनको। फुल डे की ट्रेनिंग सेशन देने जा रहे हैं। होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन का करें। 1 दिनों की फुल ट्रेनिंग सेशन होगी। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम इसको एक बहुत व्यापक लेवल पर हम इसको पूरी एसओपी हम बना रहे हैं। पूरी संस्था की नई एसओपी आने वाली, एक एसओपी बनी जिसे संस्था 7 साल 8 साल 10 साल चली।
अब फिर एक एसओपी बनेगी, आने वाले 10 साल कैसे संस्था चलेगी, किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, तो उस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगी और चीजें बहुत कुछ आपको पॉजिटिव और एक बदलाव भी आपको दिखेगी। संस्था पे हम लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग निर्णय लेकर के कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियरिटी आपको लाएंगी, बहुत प्रकार की चीजें हैं जो ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं डिस्कस की जा सकती है। हम लोग उसको बैठ करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। विभिन्न प्रदेश अध्यक्ष उस अधिवेशन में राज्य का नेतृत्व करेंगे, उस कॉन्फ्रेंस में राज्य का नेतृत्व करेंगे और उनके ही कुशल नेतृत्व में चीजें कार्य होंगी। प्रदेश के कार्यकारिणी के कुछ लोग रहेंगे और प्रदेश स्तर पे एक बड़ी कमेटी रहेगी, 10 लोगों की कमेटी रहेगी, जिला स्तर के भी कुछ कमेटी रहेंगे और वही एक एक्टिव रोल के रूप में काम करेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ की ओर काम करेंगे और किस प्रकार से हम बेसिकली प्रमोशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स पे काम कर सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो स्टेट में मानवाधिकार संस्थाएं एक्टिव नहीं है, जहाँ पे मानवाधिकार आयोग एक्टिव नहीं है, वैसे राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग को एक्टिव कराना हमारा जिम्मेदारी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर आपको लगता है कि उस राज्य मानवाधिकार आयोग एक्टिव नहीं है तो वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को जरूर पत्र लिखें कि यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग एक्टिव नहीं है और आप इस पर व्यापक पहल करें और बेहतर करने का कृपा किया जाए। तो एक हम लोग की जो सामाजिक बदलाव, देखिए हम एक कोई संवैधानिक संस्था नहीं है कि हम एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी एक्शन नहीं ले सकती। मैं आपको आज बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी ये पावर नहीं है कि भाई आपको दोषी साबित कर सकती है। अब वो कोर्ट और कोई न्यायालय नहीं है, वो सिर्फ भारत में एक ही न्यायपालिका को मिला हुआ है कि आपको फांसी की सजा दे सकती है, चाहे आपको कुछ सजा दे सकती है। तो हमारी जो प्रयास है, हमारी जो पहल है वो हम कर सकते हैं। अभी एक बहुत अच्छे जवाब आई, हमारे युवा ही होंगे किसी प्रदेश के, जिन्होंने कहा कि सर हम किस प्रकार से एक महिला को उसका कोई राशन कार्ड या कुछ भी हो, जो भी हो, हेल्थ में हम किस प्रकार से मदद करें। मैं आपको बड़ी अच्छी बात मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ नहीं करना है। पब्लिक पिटिशंस के जो मामले आते हैं उसको पकड़िए, उस पर एक इंक्लोजर लेटर लगाइए और सीधा वहां के डीएम, एसडीएम या बीडीओ को पकड़ा दीजिए, भैया ये आपका मामला है, पब्लिक पिटिशन का मामला, आप इसको देखें। देखिए युवा का पावर यही है कि एक कलम की ताकत यही होती है, कलम से अगर कि आप बदलना चाहें तो बहुत बड़ी बदलाव हो सकती है। इस पर काम करने की जरूरत है। हम युवा हैं और कलम से बदलना सीखिए। कलम से अगर कि हम बदल पाए तो एक बहुत बड़ी बदलाव की परिकल्पना की जा सकती है। इसलिए इस कलम से हमें बदलने की जरूरत है, हमें कलम से हमें सीखने की भी जरूरत है कि हम उसको विभिन्न विभागों में हम लोग, साहब ये करो भाई, हमको ये प्रॉब्लम है, इसको आप मुझे, फिर वो कहेंगे कहाँ से भैया, तो मानवाधिकार से। अच्छा कितने मानवाधिकार है, 50 क्वेश्चन आपके पूछ दिए जाएंगे, आप मॉरल डाउन हो जाएगा आपका। बहुत प्रकार की चीजें हैं। हम, गलती आपकी नहीं है, गलती ऐसी है कि ऐसा ही कुछ हमारे साथियों ने एक बना करके हेजोमनी करके रखा है विभागों में, अपनी खराब रिपुटेशन खराब करके रखी है। हम अगर कहीं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ भी गलत बर्ताव हो जाता है। तो जो युवा हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारी टीम है, अगर हम उसको लेटर के माध्यम से चीजों को करना शुरू करें, पब्लिक पिटिशंस के जो मामले आते हैं, पब्लिक पिटिशंस के मामले में हम और बेहतर किस प्रकार से कर सकते हैं, एक कोलैबोरेटिव वे में काम कर सकते हैं। युवा का मतलब क्या आता है, युवा एक हम कोलैबोरेटिव वे में काम करें, एक नेतृत्व के रूप में काम करें। उनका एक अलग वर्क स्टाइल होगा, नेतृत्व, हाँ, लेकिन अपने बुजुर्गों का मार्गदर्शन को ना भूलें। युवा जो होते हैं ना, बड़ा ये होते हैं कि थोड़ा सा उसको लगता है तो लगता है कि सब भूल गए, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो एक सलाहकार के रूप में है, उनका हमें हमेशा मार्गदर्शन, उसका सम्मान और उनकी जो गरिमा का ध्यान रखना हम सभी का कर्तव्य है। अगर हम मानवाधिकार का संरक्षण अगर कि हम खुद में नहीं कर पाएंगे, हम अपने अधिकारों को, अपने व्यवहार को, अपने संवेदनाओं को खुद में जीवंत नहीं रख पाएंगे, तो आप मानवाधिकार के कार्यकर्ता और मानवाधिकार के पदाधिकारी होकर के शायद आप अधूरे रहेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। उस अधूरेपन को खत्म करने के लिए हमें सबको मिलकर के एक बेहतर परिकल्पना के साथ काम करने की जरूरत है। और अगर कि हम, अभी प्रभात साहब एक बड़ी अच्छी बात कहे कि भारत के अगर कि हर जिले में हमारे 100 पदाधिकारी सदस्य हों तो क्या होगा, क्या बदलाव होगी अगले 10 सालों में। मैं वाकई जरूर अपने पूरे ओपन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर कि हम नॉट ओनली की एक सकारात्मक पहल के साथ मानवाधिकार के क्षेत्र में अगर सकारात्मक पहल के साथ अगर कि हम कार्य करें, हर जिले में, छोड़िए 100 लोग, हर जिले में अगर 50 लोग ही सकारात्मक पहल के साथ अगर कि मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करें, तो मैं यकीनन कहना चाहूंगा कि भारत के किसी भी व्यक्ति को मानवाधिकार के लिए प्रताड़ित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी
और मानवाधिकार के क्षेत्र में उसको कहीं बार बार दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मानवाधिकार के लिए उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस देश में हम रहते हैं उस देश की आज भी मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि 60%, लगभग 60 नॉट ओनली 80% जो रूरल पॉपुलेशन है उसको मानवाधिकार मतलब होता है क्या ये नहीं पता है। उसको ये भी पता नहीं है कि मानवाधिकार क्या होता है। अब लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हुआ, लोग अब धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं। तो हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि मानवाधिकार आयोग भी कुछ होता है, मानवाधिकार संस्थाएं भी कुछ होती है, ये क्या होता है ये नहीं समझ पाते हम लोग। ये चीजों को अगर कि हम समझना होगा तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में हमारे युवा हैं, हम युवा के रूप में एक बेहतर एक समाज की परिकल्पना कर सकते हैं, ये समझना जरूरी है। अगर 100-50 हर जगह पे हमारी बहुत पहले कोशिश भी रही थी कि संस्था के माध्यम से हर हम लोग अभी पंचायत में हैं, सॉरी हम लोग अभी ब्लॉक में हैं, बाद में हम लोग पंचायत लेवल पर इसको एक छोटी छोटी कमेटियों का गठन करें, लेकिन उसको हम सक्रिय सदस्य के रूप में लाएं। तो आज भी देखिए क्वेश्चंस कहाँ होते हैं कि जब गांव में आप कभी गौर करेंगे, जो हमारी कभी साथी हैं गांव में रहते हैं चाहे अगल बगल के कस्बे में रहते हैं, लोग क्या करते हैं बड़ा अच्छे तरीके से पहले की जो प्रणाली थी उसको याद करिए, कोई भी समस्याओं का समाधान गांव तक हो जाती थी, सीमित हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, थाने जरूरत नहीं जानी पड़ती थी, 80% केसेस न्यायालय में नहीं जाती थी। आज क्या हो गया है, ऐसी स्थिति हो गई है कि गांव की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसको हम खत्म करते चले जा रहे हैं। हम क्या है लोकल थाने में पहुंच गए, अब थाने वाले को तो आप कहानी समझ रहे हो, लोग तो प्रभु जी अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते हैं। आप उससे ऊपर जो है सो कहीं और पहुंच गए, ठीक है, पूरी जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है छोटी सी चीजों में। ये एक संवेदना का विषय है। अगर कि हम एक युवा के रूप में अगर कि हम इसको एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में अगर कि इस चीजों पर हम कार्य कर पाए तो एक बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन का आधार बनेगी। और जो हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी घटनाओं पे, छोटी छोटी चीजों में, जिसमें छोटी सी चीजों में बहुत बड़े काम हो सकते हैं, उस पे उनको 10 साल 5 साल 7 साल न्यायालय में अपनी समय खराब कर देते हैं, पैसे का दुरुपयोग हो जाता है। थाना गए, थाने में ये नहीं कहते कि हर थाने में पैसे की वसूली होती है, लेकिन ये तो सबको पता है कि क्या होता है। लेकिन गुमराह होने से लोग बचेंगे, इस गुमराह होने से लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको कर पाते हैं, बहुत बड़ी व्यवस्था को हम बेहतर तरीके से हम स्थापित कर पाएंगे। और अगर कि हम इसको स्थापित कर पाते हैं तो मैं यकीनन जरूर कहूंगा कि हम मानवाधिकार के कार्यकर्ता और मानवाधिकार के साथी होने का एक बहुत दुर्गामी परिणाम दे सकेंगे, जो आने वाले समय में बेहतर तरीके से देखने को मिलेगी। बिल्कुल सर, थैंक यू, आपने हम सभी को मार्गदर्शित किया। अगला एक सुरेश सिंह राजपुरोहित सर हैं, आप तेलंगाना से प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं? हमारे पास समय सीमा भी अब समाप्त हो रही है, तो संक्षिप्त में अपनी बातें रखें सर। सुरेश सिंह सभी सर, आप हाँ जी सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफी दिनों के बाद आज जियो मीट से द्वारा, और हमारे अध्यक्ष साहब ने जो नया जो प्रस्ताव रखा है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वास्तविकता मानवाधिकार की वैल्यू आजकल के लोगों को मालूम ही नहीं कि मानवाधिकार की वैल्यू क्या है। बस 2 पैसों के बल पे वो बिजनेस ही समझ बैठे। वास्तविकता मानवाधिकार एक बिजनेस बना दिया लोगों ने, ठीक है। वो पैसों की गर्मी में आते हैं, सीधा प्रेसिडेंट की पोस्ट पूछते हैं, कुछ गलत कार्य करें। ऐसे लोगों की वजह से हम जो वास्तविकता कार्य करने वाले हैं ना, उनको भी बदनामी झेलनी पड़ती और लोगों में अवेयरनेस रॉन्ग जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा वास्तविकता 1-2 बार मीटिंग होने के बाद मानवाधिकार वास्तविकता क्या है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई नॉमिनेटेड पोस्ट नहीं है, पैसों के बल पर चलने वाली संस्था नहीं है। ये एक सच्चाई कार्य करने वाला सैनिक के तौर पर जो कार्य करने वाला है वही मानवाधिकार के लायक है, ठीक है। तो ही संस्था का नाम और लोगों के ऊपर विश्वास, और गवर्नमेंट में भी एक विश्वास संस्था के ऊपर रहेगा। मेरा एक छोटा सा यही सभी के लिए मैसेज है कि आजकल पैसों के बल पर कोई पद या कार्य नहीं होता है, उसके लिए भोग देना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका बहुत अच्छा आपका सजेशन रहा है। और आपने सैनिकों वाली जो बात कही बहुत अच्छी बात थी कि जिस प्रकार से हमारे अभी एक हमारे पदाधिकारी से चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि पदाधिकारी नहीं, मतलब वो जुड़ना चाहते थे संस्था से। उन्होंने कहा कि हम ब्यूरो में बेसिक जो डोनेशन है, वेबसाइट वगैरह के चार्ज के रूप में जो डोनेशन लिए जाते हैं, उन्होंने कहा कि हम कुछ देकर क्यों संस्था में जुड़े, और हमें संस्था में जुड़ने से क्या लाभ है, हमें क्यों जुड़ना चाहिए संस्था में। तो मैंने उन्हें यही बताया कि जिस प्रकार मंगल पांडे ने अगर गोली खाई होगी
तो उन्हें कोई ऐसा नहीं है कि सैलरी उन्हें मिलती थी या चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह फांसी पे चढ़े तो उनको कुछ ऐसा मिलता नहीं था। उनके अंदर राष्ट्र भावना थी। तो अगर आपके अंदर राष्ट्र भावना है तो राष्ट्र भावना को रखते हुए हमें इस संस्था में जुड़ना है और हम सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए ही इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे, एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे और एक ऐसा भारत जहां पर मानवाधिकार की रक्षा होगी, मानवाधिकार का वायलेशन बहुत कम होगा, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट भी आता है, वहां पर उस देश के का ग्रोथ भी होता है, जीडीपी में भी बहुत सारी हेल्प इनडायरेक्टली मिलती है। तो इसी तरह से देश का विकास होता है। मैं एक एक मिनट के लिए राजेश कुमार जी का एक प्रश्न लेना चाहूंगा। आपका कोई प्रश्न है या आपने कोई बात रखना चाहते हैं तो 1 मिनट में रखें। राजेश कुमार जी। ठीक है, कमलेश जी हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो अगले 1 मिनट में 30 सेकंड में अपनी बातें रख सकते हैं, फिर हम वेबिनार के समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने राइज हैंड किया था इसलिए हमने आपका नाम लिया। अब हम अंत की ओर, एक मेरा थोड़ा सा सुझाव और है, जैसे कि युवाओं और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, मेरा एक सुझाव है कि हम युवाओं को तो जोड़े ही, इसके साथ ही जो रिटायर्ड पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो रिटायर्ड मतलब जज हैं या पुलिस विभाग से रिटायर्ड पदाधिकारी हैं या किसी भी स्वास्थ्य विभाग से हैं, हमें ऐसे लोगों को पकड़ना है, हमें प्रयास करना है कि हम महीने में लगभग 1 या 2 ऐसे रिटायर्ड पदाधिकारियों को जोड़ें। प्रयास करें कि कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है, शिक्षक ही है, वो रिटायर हो रहे हैं, या कोई टीआई या डीएसपी लेवल से या एसपी रिटायर हो रहे हैं, तो हम उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलने जाएं और उन्हें प्रयास करें कि वो हमारी संस्था से जुड़ें। हम उन्हें मोटिवेट करें कि आपका जो अनुभव था पिछले 20-30 सालों में, जो सरकारी सेवाएं आपने दी, कुछ न कुछ आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, तो आप हमारे संस्था में आए और हमारे जो युवा हैं, हमारे जो नए पदाधिकारी जुड़ रहे हैं, उन सभी को मार्गदर्शित करें। मैंने देखा है कि हमारी हरियाणा की टीम है, वहां पर सभी सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद जुड़े हुए हैं। वो अपेक्षाकृत काफी प्रोफेशनल, उनकी कार्यशैली भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रॉपर वो वर्क भी करते हैं। यहाँ पर हमारे अमरनाथ साहब जुड़े हुए हैं, मोहिंदर पाल धानिया साहब जुड़े हैं, आप दोनों ही सरकारी विभाग से हैं, रमेश कुमार साहब हैं हरियाणा से। हरियाणा की टीम की अधिकतर लोग ही रिटायर्ड पदाधिकारी हैं या फिर किसी न किसी विभाग में वो कार्यरत हैं। तो हमें ऐसे लोगों को, हमारा काम क्या है कि हम युवाओं को इधर से जोड़ें और दूसरी तरफ से हम सीनियर सिटीजन को जोड़ें, जिससे उनके एक्सपीरियंस डायरेक्टली युवाओं तक पहुंच सके और वह युवा उन्हीं एक्सपीरियंस के आधार पर इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के निर्माण में मदद कर सकें। और एक अच्छे समाज के निर्माण से ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है और इससे देश आगे भी बढ़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता माननीय एडवोकेट जितेंद्र पुरोहित सर को फिर से इनवाइट करना चाहूंगा कि अगले 30 मिनट में अंतिम संदेश आप क्या देना चाहते हैं सर, फिर हम इस वेबिनार का समापन करेंगे। बस मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि हम चूंकि एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो मानवाधिकारों को सीधे तौर पर एक सपोर्ट सिस्टम प्रदान करती है, और चूंकि आज का विषय भी यही है कि हमें मानवाधिकारों को लेकर के युवाओं को जागरूक करना है, तो हम हमारे संस्था में भी लगभग 80 से 90% लोग युवा ही हैं, और जो युवा नहीं है वो भी दिल से युवा है, क्योंकि वो जो है मानवाधिकार के क्षेत्र से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं बिना किसी निस्वार्थ भाव से। तो उनका दिल जवां है, तभी वो जुड़े हैं, कुछ करने के लिए, देश में कुछ करना है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम सही दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे, तो धीरे-धीरे हमारी संस्था के माध्यम से हम हमारे देश की प्रगति में अपना एक अच्छा योगदान देने की स्थिति में आ सकते हैं। ये कहना चाहूँगा बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। संतोष कानू साहब, अगले 30 सेकंड में अपनी बातें रखें। आप असम से हैं, आप राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। संतोष कानू साहब, अगले 30 से 40 सेकंड में अपनी बातें रखें, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। Especially thanks to Randhi sir, Prabhat sir and all of you presented here. सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। एक्चुअली मैं अभी आया हूँ, कल एक्चुअली मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। मेरा संतोष कुमार कानू नाम है। तो मैंने यहाँ से करीब 400 किलोमीटर है मेरा गोलाघाट से गुवाहाटी। तो मेरा एक टीम है गुवाहाटी में, तो उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो हम और मनीष जी हम लोग यहाँ से गए थे। एक बार सुन लीजिए, हम लोग मनीष जी और हम गए थे यहाँ से। उसके बाद हम लोग जो प्रोग्राम वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो उन लोगों से बात करके ऐसा लगा, जो एक हम लोग जो भी अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, मैंने 20 बाय 20 का रूम में ऑर्गेनाइज करके कोई फायदा नहीं है, मुझे ऐसा लगा वहाँ पे जाके। तो 20 बाय 20 का रूम में लेक्चर दे के ऑर्गेनाइज करके कुछ फायदा नहीं है। उन्होंने ऐसा ड्रामेटिक किया, स्ट्रीट ड्रामेटिक किया उन्होंने। स्ट्रीट में कॉटन कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, आप लोग ने सुना होगा, असम में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है कॉटन कॉलेज। वहाँ का स्टूडेंट्स से हमारा गुवाहाटी का टीम हायर किया और बेलतला का एमई स्कूल में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया।
जो मैंने प्रैक्टिकल ड्रामेटिक किया कि मैंने एक्चुअली 1 तारीख को नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स डे है, लेकिन 1 तारीख को हम लोग का यहाँ में आसाम में बंद रहता है, कुछ वजह से हम लोग का हॉलीडे है। तो हम लोग ने उस टीम को बोला कि आप पहले ऑर्गेनाइज कीजिए। तो हम लोग कल एक टीम ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें हम लोग मैंने शेयर किया हूँ ग्रुप में। उन्होंने ड्रामेटिक हिसाब से ऐसा शेयर किया कि गुड टच एंड बैड टच ऑफ चाइल्ड राइट, मतलब चाइल्ड का राइट क्या है, गुड टच है, बैड टच है, चाइल्ड का राइट्स क्या है, उस हिसाब से उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया एज ए ड्रामेटिक वे करके, मैंने प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली करने से क्या होता है, हम लोग का अवेयरनेस जो है, हम लोग स्पीच दे के कोई रूम में हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग को ये स्पीच जो है जो हम लोग अवेयरनेस कैंप कर सकते हैं, ये चीज को हम लोग को टाउन का अंदर, स्ट्रीट के में, कॉलेज में, क्लब में, स्कूल में, जैसा आश्रम हो गया, बिल्कुल उस टाइप बिल्कुल के आंगनबाड़ी में, उस टाइप का हम लोग को करना पड़ेगा। तब क्या हुआ, जब हम लोग डायरेक्ट फिजिकली हम लोग जो करते हैं ड्रामेटिक, तब दिमाग में घुसता है लड़का लोग को, लड़की बिल्कुल लोग को। बिल्कुल सही 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 लेकिन जब हम लोग स्पीच देंगे तो क्या, वो स्पीच देने के बाद में 2 मिनट के बाद में बोर हो जाएंगे। बोर होने के बाद में क्या हम लोग बोल रहे हैं, क्या नहीं स्पीच दे रहे हैं, वो लोग आउट ऑफ माइंड कर देंगे। वही चीज हम लोग प्रैक्टिकली समझाएंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, तो वो लोग का हृदय को छुएगा। they will there's बिल्कुल there's बिल्कुल a thing that will touch their heart and they will accept that thing, इतना गुड टच बैड टच क्या है क्या नहीं है। अवेयरनेस मैंने एनी का, आई एम नॉट सेइंग दैट द ओनली फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन डे, द एवरी मैंने कोई भी अवेयरनेस हम मैं बोल रहा हूँ, अच्छा हम लोग जो प्रैक्टिकली करके हम लोग टाउन में, एरिया में, विलेज में, गांव में कहीं भी दिखाएं, उस तरह का हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा सजेशन है सर। तो वो चीज हम लोग कल अटेंड करके आए, हम लोग गुवाहाटी में, काफी खर्चा भी हुआ लेकिन हम लोग कंट्रीब्यूट किए हैं। तो उस हिसाब से हम लोग मतलब नेक्स्ट हम लोग 2 तारीख पे हम लोग गोलाघाट असम में भी वही सेम चीज हम लोग कर रहे हैं। तो उस हिसाब बिल्कुल से सर मेरा बहुत अच्छा। गोलाघाट मैंने कम से कम 10 न्यूज चैनल में निकला है, 10 से 10-15 चैनल में वो लोग ब्रॉडकास्ट किए हैं, अच्छा बिल्कुल बढ़िया बहुत से। मतलब तो मैं वही बिल- बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी अवेयरनेस करें, उस हिसाब से मतलब कि गांव वगैरह हो गया, बच्चा का स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, स्ट्रीट हो गया, वहां पे अवेयरनेस कैंप करने से लोगों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर बहुत अच्छा है। और इस तरह से हमारे दूसरे राज्य के पदाधिकारी भी करें, आपने अच्छा सजेशन दिया सर। हम इस यूनिवर्सिटी और एक से सर, और एक स्टूडेंट। और एक मैं बात बोलता हूँ सर, आज हम लोग को इनवाइट किया गया था नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। हम लोग का जो 2 टीम है, गोलाघाट की टीम के है, वो लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एसपी ने इन्वाइट किया था आज में हम लोग को, कि हम लोग का गोलाघाट जो आसाम है वो पूरा फुल ड्रग एडिक्टेड प्लेस हो गया। माने मणिपुर से, नागालैंड से सारा ड्रग्स आता है, तो यहाँ पे गोलाघाट में एंटर होता है, माने पूरा टोटली ड्रग्स है। तो हम लोग वहाँ पे जाके, हम और मनीष जी थे, हम लोग जाके एसपी ऑफिस में हम लोग बोले कि ड्रग्स जहाँ से आता है और यहाँ में जो कंज्यूम करता है, ड्रग्स जब जहाँ से आता है वहाँ पे हम लोग ब्लॉक किया जाए, तो यहाँ से हम लोग जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूम नहीं करने सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसी सर अभी मैं टाइम नहीं लूंगा, बाद में मैं बोल दूंगा आपको मीटिंग का जो हुआ रहा उस हिसाब से। थैंक यू वेरी मच सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि हमें युवाओं को ड्रग्स से भी बचाना है। नशा अब एक आज बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभर रहा है। और आज हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बिहार में भी नशा एक बड़ी चुनौती के रूप में है। वहाँ के युवाओं को मतलब काफी मतलब भविष्य को खतरे में डालने का काम कर रहा है। तो बस अब अगले 5 मिनट में हम वेबिनार को समापन करेंगे। एक आखिरी बाइट मैं एस एन झा साहब से लेना चाहूंगा। सर अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी प्रभात सर, बिल्कुल अभी कानू साहब ने जो कहा कि ड्रग्स जो कहीं न कहीं युवाओं को दीमक की तरह साफ कर रहा है, तो बिल्कुल बिहार भी कहीं न कहीं, हम जिस सीमावर्ती क्षेत्र में है यहाँ पे ड्रग्स एडिक्शन ज़्यादा हो रहा है। लोग इसका व्यापार और जो कंजप्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। इसको लेकर भी हम लोग कई बार अवेयर किए हैं और लोग स्थानीय प्रशासन से मिलकर कई बार इनिशिएट किए। अभी आपने देखा होगा कि एक रिसेंटली हम लोगों का कैंपेन हुआ था, एक नेपाल से हम लोगों ने एक युवती को लाया गया और रेस्क्यू करके लाया था। और
हमारे टीम के माध्यम से उसको रेस्क्यू करके लाया गया और वहाँ के स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया गया। तो सीमावर्ती क्षेत्र में अभी जो सूखा नशा का जो चल रहा है उसको लेकर हम लोग प्रशासन के साथ कई बार हम लोगों का मीटिंग हो चुका है और हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे NHRCC के जो भी सदस्य हैं वो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं और प्रशासन के साथ तालमेल करके कहीं न कहीं उनको रोकने का काम हमारा लगातार जारी है। और आज का जो विषय वस्तु है युवा नेतृत्व और खास करके भारत के भविष्य में NHRCC की भूमिका, तो हमारा पूरे बिहार टीम से आग्रह है कि हमने रिसेंटली आप लोगों को सूचना भी दिया था कि हर एक व्यक्ति अगर जो एक्टिव हैं अगर वो 5-5 लोगों की अनुशंसा करें, क्योंकि हम समाज में उन्हीं लोगों को उठा के ला सकते हैं जो खुद का उनका अपना इंटरेस्ट हो कि हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में अपना भविष्य देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों की अनुशंसा करें और हम कोशिश करेंगे कि ब्लॉक स्तर से और लोगों को जोड़ पाए और जो हमारा उद्देश्य है समाज के निचले पैदान से और हर एक व्यक्ति तक मानवाधिकार के लेकर जागरूकता हो, तो उसके लिए हम हमेशा प्रयास हैं और कोशिश हमारा जारी है कि समय समय पर हम एक्टिविटी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाष। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू आपका भी सर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम जितने एक्टिव लोग हैं, कम से कम जितने 43 लोग अभी हैं और 50-60-70 लोग जुड़े हुए थे देश भर से, तो हम सभी लगभग अपना एक तो KYC करवा लें और दूसरा है कि हमें 5 लोगों को कम से कम प्रयास करना है कि 5 लोगों की 5 हम लोगों टीम का बनाएं। अनुशंसा करेंगे ना, 5 लोगों का अनुशंसा कर देंगे तो हम उनमें से 2-3 लोगों को अप्रोच करके उनको मोटिवेट करके संस्था के बारे में गाइड बोलना करें। बिल्कुल सर, बताएं। प्रभात सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इसमें। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक्चुअली मैं तो आसाम से बिलोंग करता हूँ, बाकी जितना भी स्टेट के बाकी जो पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, मैं एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना भी ऑफिसर्स लेवल हैं वो एक बार वुमेन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है और DC डिपार्टमेंट है और DLSA मीन्स व्हाट, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज। हाँ, तो DLSA जो है वो बहुत काम का चीज है हम लोग के लिए। मुझे बहुत अनुभव हुआ है, जो DLSA है डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत कार्य करती है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए बिल्कुल सर, मैं एक वेबिनार इस पर जरूर लेना चाहूंगा कि हम और अच्छे से अगला एक कोई वेबिनार हम इन्हीं सब विषयों पर ले लेंगे, जिसपे हम स्पेशली इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं उसमें हम लोग कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। बिल्कुल, मैं इन शॉर्ट किया हूँ, DLSA मीन्स डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कि लोक अदालत भी बैठाती है। हाँ, तो इसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस वी हैव ओनली टू राइट ए एप्लीकेशन टू सेक्रेटरी ऑफ DLSA को लिखना है। उन लोगों ने बहुत काफी हेल्प करते हैं लोग, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोग से मिलकर हम लोग काम कर रहे थे। हम लोग का काम बहुत आसान होता है। जेल विजिट के लिए DLSA को लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को DLSA को लिखिए, हम लोग जेल विजिट कर सकते हैं। जेल विजिट करने में हम लोग काफी फायदा है कि हम लोग अभी मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ आसाम में, जेल का अंदर एक रिहब जो मतलब ड्रग्स एडिक्ट पर्सन है, जो ड्रग एडिक्शन में वो लोग को जेल में डालते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकाल देते हैं। ये लोग का पुलिस का कहानी वही है, एक केस हुआ, फिर डाल दिया, फिर निकाल दिया, फिर डाल दिया, फिर निकाल दिए। लेकिन जो ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन है उसको रिहैब चाहिए, वो रिहैब के लिए हम लोग एक रिहेबिलिटेशन हम लोग सेल बनाना चाहते हैं असम में। तो मेरा यही कहना है कि all the officers should take the initiative to talk with DLSA members and secretaries to all the districts of India and take the initiative. बिल्कुल बिल्कुल सर, सही। तो हम लोग DLSA से बात करेंगे तो क्या होता है, आज मान लीजिए एक कुत्ता दौड़ रहा है सड़क पे, तो आप कुत्ता को मार नहीं सकते हैं सर। बिल्कुल सर, सही कर रहे हैं सर। बिल्कुल, एक कुत्ता को मार नहीं सकते, ह्यूमन राइट्स है। लेकिन वो कुत्ता रास्ता में टट्टी कर दे तो आप वो कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एक लॉ है। आप कुत्ता लेके घूम रहे हैं टाउन में तो लेके घूम सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते सर। बिल्कुल, उसका भी लॉ है सर। वो आप लॉ उसका फोटो खींचिए। मान लीजिए कल एक पागल आदमी घूम रहा है टाउन में, आप सोचेंगे आपका दुकान में आ गया कुछ पागल आदमी घूम रहा है, तो
बड़ा तकलीफ कर रहा है सारा मैंने पब्लिक को। आप किसको लिखेंगे सर? एक पागल आदमी घूम रहा है टाउन में, सब पब्लिक को तकलीफ कर रहा है, आप किसको लिखेंगे बताइए आप हमको? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हम इस विषय पर लेकर एक अगला वेबिनार करेंगे सर, उस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सेक्रेटरी ने ओसी को फॉरवर्ड करेंगे, ओसी जाके एक्शन लेंगे बिल्कुल सर। उस हिसाब से सर। वही जी जी, नहीं सही, आपने आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि हम लोगों को इस तरह से काम करना चाहिए। डीएलएसए के साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छे से होंगी। और चूंकि आज के इस वेबिनार की समय सीमा है, इसलिए अब हम इस वेबिनार के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। बस अब 30 सेकंड के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अगर कुछ कहना चाहते हैं तो 30 सेकंड में अपनी बातें रखते हुए हम फिर वेबिनार को समाप्त करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। थैंक यू। बहुत अच्छी आज की जो वेबिनार रही, बहुत अच्छी रही। एक कानू साहब अभी बहुत अच्छा लास्ट में सजेशन दिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। मैं आपको बताऊं कि असम भी बहुत एक्टिव काम किए इस पे, झारखंड टीम भी एक समय में बहुत अच्छी एक्टिव काम किए। ये जो डालसा जो होती है उस पर हम लोग प्रॉपर वेबिनार करेंगे। डालसा, सालसा एंड नालसा 3 बॉडी है, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट बॉडी। ये सिविल सोसाइटी को बहुत मदद करती है, खास करके लीगल अवेयरनेस को लेकर के बहुत मदद करती है। इस पे हम लोग एक प्रॉपर एक वेबिनार का हम लोग आयोजित करेंगे। प्रभात साहब, नेक्स्ट वेबिनार हम लोग इसी विषय पे करते हैं। दूसरी विषय आपने कहा कि जेल में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के, ये ऑलरेडी प्रोविजनाइज्ड है, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की सर्कुलर है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 बाय 1 स्टेप लेते हुए हम लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वी शुड इम्प्लीमेंट द डिफरेंट काइंड ऑफ जो लॉ है या एक्ट्स हैं इन द वेरियस पोजीशंस पे, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 1 बाय 1 हम लोग इसको इनिशिएटिव लेते हैं और करते हैं। अगर बिल्कुल। तीसरी चीज बड़ी अच्छी, एक बहुत अच्छी चीज है, मैं अभी देखा था पिछले दिन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला अध्यक्ष, हमको इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रद्युमन शुक्ल जी हैं शायद वहाँ के जिला अध्यक्ष। बहुत अच्छी वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे सिस्टम में वो काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिले, उनको एक लेटर लिख करके दिए कि साहब मैं ये हूँ और मैं ये काम करना चाहता हूँ। ये दिस इज द करेक्ट चीजें जो होती है। आप कोई स्कूल में डायरेक्ट मत घुसिए, नियम होता है किसी डायरेक्ट स्कूल में आप मत जाइए कि हम भाई इंस्पेक्ट करने आ गए। वी आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर द इंस्पेक्शन अथॉरिटी, हमको एक इंस्पेक्शन अथॉरिटी नहीं है। वी कैन विजिट द प्लेसेस, हम किसी भी विभाग में विजिट कर सकते हैं, किसी विद्यालय में विजिट कर सकते हैं, हम इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। तो हमारा कहना है कि आप उसको, डिस्ट्रिक्ट में सबकी एक विभाग बनी हुई है, उस विभाग के संबंधित पदाधिकारी से मिलिए, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलिए कि, और उसको एक प्रॉपर लेटर दीजिए। 4-5-10 लोगों की टीम जाइए और उससे मिल करके प्रॉपर वे में लेटर दे करके दीजिए। तो यही मैं आपको भी बात किया थोड़ी देर पहले कि डॉक्यूमेंटेशन जो हमारी लीगल है उसको प्रॉपर वे में आप काम करते हुए चलिए। प्रद्युमन शुक्ल जी का जब मैंने लेटर देखा तो उस लेटर में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि मैं ये करना चाहता हूँ सर, ये मैं करना चाहता हूँ। ये एक करेक्ट प्रोसीड्योर है, ये करेक्ट तरीका भी होता है। जैसे आपके यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, अभी मैं आपको एक मुद्दा भी आपको बता दे रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि हॉस्पिटल्स हैं, सारे हॉस्पिटल्स में वाले बहुत सारी ह्यूमन राइट्स का मैनुअल्स का पालन नहीं होती है। वो अभी बहुत बड़े लेवल पे जो है सो क्लिनिक्स वगैरह चलते हैं, जो अवैध क्लिनिक है, ये है वो है, बहुत प्रकार की चीजें चलती रहती है। जिसको उसको आप डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन से मिलिए और उसको कहिए कि सर आप ये हमको, हमारी टीम है, हम लोग एक बार विजिट करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलिए, डिस्ट्रिक्ट सर्जन अगर नहीं सुने तो कलेक्टर से मिलिए। तो इस पर एक बेहतर तरीके से मतलब एक उसको हम लोग फॉर्मेटिंग वे में, ऑफिशियल वे में हम अपनी कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। और अगर कि हम इसको कर पाए तो हमारी एक सशक्त टीम की यही पहचान होती है, हमारी एक एजुकेटेड टीम की यही पहचान होती है। किसी भी समय में कभी जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल याद करिए, राष्ट्रीय कार्यालय आपकी मदद के लिए तैयार है। आपको लेटर में कोई दिक्कत आ रही हो, राष्ट्रीय कार्यालय आपकी मदद के लिए तैयार है। कहीं पे किसी भी प्रकार की आपको लीगल हेल्प चाहिए, ऑफिशियल हेल्प चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क करिए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं तो राष्ट्रीय कार्यालय से आप संपर्क करिए, आपको हमेशा सहयोग करने हेतु तत्पर है और तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वेबिनार में आप सभी का एक कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे मुख्य वक्ता साहब आदरणीय श्री जितेंद्र पुरोहित साहब हमारे बीच हैं, और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि वो हमेशा हमारे बीच उपस्थित रहते हैं और अपनी आपकी माँ सरस्वती का उनके ऊपर जो विशेष कृपा है, एक जो
शक्ति है उसको हम सभी के बीच जो है सो जानकारी देने का प्रदान करते हैं। हमारे बीच आदरणीय झा साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, मुख्य अतिथि के रूप में रहे हमारे बीच आज। ये बड़ा हम सभी के लिए है और झा साहब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। खास करके बॉर्डर इलाके में मानवाधिकार के लिए काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं बड़ा क्लोजली इस चीजों को मैं देखा भी हूँ अपने, तो बॉर्डर पे काम करना ह्यूमन राइट्स का मतलब बहुत है। और मैं फिर भी अपील करना चाहूंगा हमेशा कि ह्यूमन राइट्स सेक्टर में आप बिल्कुल काम करिए और बहुत अच्छे तरीके से काम करिए, एक दायरे में रह करके काम करिए। कभी भी ऐसा काम नहीं करिए जिससे अपने को, अपने परिवार पे या किसी पर भी खतरे का कोई भी प्रकार की ऐसी चीजें हो। बेहतर तरीके से करिए। वैसी कंडीशन में आप राष्ट्रीय कार्यालय से जरूर मदद लीजिए। जहां पर वैसे मामले आते हैं आप बिल्कुल राष्ट्रीय कार्यालय से मदद लीजिए। आपको बेहद तरीके से, उचित तरीके से आपको मार्गदर्शन दी जाएगी और काम भी हो जाएगी और आप पर कोई भी प्रकार की नुकसानदेह, आपको कोई प्रकार की कार्य नहीं होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, हमारी टीम पूरी तरीके से आपके साथ है, हम सभी आपके साथ हैं। आप सभी को आज के इस वेबिनार में जुड़ने के लिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हरियाणा से हमारे साथी जुड़े हुए हैं सभी का, और हमारे पूरे भारतवर्ष से विभिन्न साथीगण जुड़े हुए हैं। आप सभी बुजुर्ग हैं, आप सभी हमारे मार्गदर्शक हैं। आप सभी का मार्गदर्शन संस्था में हमेशा इसी प्रकार से बनी रहे और एक निरंतर जो हमारी एक कड़ी है वो कड़ी उधर कड़ी बढ़ती रहे और हम एक जो हमारी जो मुहिम है उस मुहिम में हम सफलतापूर्वक हम अपने उद्देश्यों को पूरी करें। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू। आपने हम सभी को मार्गदर्शित किया और सभी हमारे मुख्य वक्ताओं को, श्रोताओं को, जितने सदस्य जुड़े हुए हैं, आप सभी ने आज के वेबिनार में कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। बहुत अच्छे से आज का वेबिनार हुआ, आप सभी ने सुना इस वेबिनार को। और अंत में आइए हम केवल मानवाधिकार की बात ना करते हुए बल्कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक मानवाधिकार को पहुंचाने का भी संकल्प लें। युवा शक्ति, सकारात्मक नेतृत्व और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से हम एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और विकसित भारत का निर्माण करने में अपना योगदान देंगे। याद रखिए, युवा जागरूक होते हैं तब समाज बदलता है और जब समाज बदलता है तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है। और यही आज के हमारे वेबिनार का विषय भी था। इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूं आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा आज के इस वेबिनार में। अब मिलते हैं अगले किसी वेबिनार में नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।